Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी के पीजीटी कोर्स में। हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी में हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और जो डेली देखते हैं वो लाइक और शेयर कर दे। स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उससे पहले आपको दो डेफिनेशन बताती हूँ। एक है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्लियर। दूसरा है डिपेंडेंट। पहले ये कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। होता क्या है, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence. If occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence ऑफ अदर। क्लियर। मतलब क्या है, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर। मतलब क्या है कि इफ द बॉल इज ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ, कि अगर बॉल निकालू मैं फर्स्ट ड्रॉ में, तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज इफ द ball is drawn in first draw is replaced back, तो उसको क्या बोलते हैं, वापस डाल दी। जो बॉल निकाली उसको वापस डाल दी, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल है और मुझे दो बॉल निकालने हैं, ठीक है। 2 बॉल ड्रॉ 2 balls 1 by 1 with replacement। तो ये चीज भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये वर्ड आएगा या फिर विद इज रिप्लेस्ड बैक, तो समझ जाइए कौन से इवेंट है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर। Similarly, dependent events same है। events are said to be dependent if occurrence, यहाँ पे if होगा, events are said to be independent events if the occurrence or non-occurrence of one, क्लियर। यहाँ क्या था, does not, यहाँ क्या होगा, affect the probability of occurrence or non-occurrence of other। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ऑपोजिट। मतलब क्या है, दैट इज इफ बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ is not replaced
बैक। फॉर एग्जाम्पल 3 रेड ले लो, 2 ब्लैक बॉल ले लो, तो आप अगर 2 बॉल निकालेंगे, ड्रॉ 2 बॉल्स 1 by 1, 1 by 1, यहां क्या आएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स, और विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? मतलब बॉल एक में रेड बॉल है, 3 रेड बॉल एक बैग में, और 2 ब्लैक बॉल है, आपको 2 निकालनी है, 1 by 1 वापस पुट करते हो, जो बॉल निकाली तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नहीं पुट करते तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? आप करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, आपका क्या है, 2 इवेंट्स है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस of event A under the condition B has already occurred। कंडीशन क्या है, that B has already occurred। क्लियर? और यहां पे क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? 2 इवेंट्स है आपके ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए under the condition that B has already occurred. It is denoted by ऐसे, क्या है, the probability of occurrence of event A, B has already occurred। क्लियर? तो इसको एक तो बोलते हैं probability of occurrence of A when B occurs। क्या क्या बोलेंगे, probability of occurrence of A when B has occurs। दूसरा बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B is the sample space taken as sample space। क्लियर? और क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A, probability of occurrence of A with respect to B, ना सब बोल सकते हैं। क्लियर? क्या पढ़ते हैं इसको, probability of occurrence of A when B has occurred, या फिर probability of occurrence of A when B is taken as a sample space, and last probability of occurrence of A with respect to B। Similarly अगर ऐसे आ जाए probability of B, क्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, ठीक है, अंडर द कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी व्हेन ए इज टेकन एज अ सैंपल स्पेस, एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? इसका मतलब ए और बी को आप इंटरचेंज कर दो, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके फॉर्मूलाज आते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या है, वही ए बी आपके 2 इवेंट ले लेते हैं, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू probability of A intersection B over probability of B। ये आपका फॉर्मूला है।
ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इसे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे आपका ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। और इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर, इस वाले को कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्लियर है। बट अगर मैं बोलूं ए एंड, ये तब होगा जब आपके डिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर, ए एंड बी टू डिपेंडेंट इवेंट्स, बट ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपका ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है। और एक और चीज है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो एक और फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये इतना है। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बताती हूँ। नेक्स्ट, इसको भी अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये क्या बन गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या बन गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। तो जिसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए, उसके आप ओवर में नंबर ऑफ टोटल जो सैंपल स्पेस है उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अभी तो मैंने 2 के लिए बोली, ए एंड बी टू इवेंट्स। क्लियर। तो लेट A1, A2, A3 and so on, AN, B, N events. फर्स्ट है आपका फॉर डिपेंडेंट, किसके लिए, एक इंडिपेंडेंट के लिए होगा, एक होगा आपका डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN के लिए। क्लियर। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 when A1 has occurred. Next, probability of A3 when A1 intersection A2 has occurred. Similarly, probability of A4 when A1 intersection A2 intersection A3 has occurred, and so on. Probability of AN when A1 intersection A2 intersection AN has occurred. क्लियर। ये है आपका जब डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, तो आप एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब कितने भी इवेंट है आपके इवेंट्स है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। सेकंड, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN। ये डायरेक्ट होगा P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3 एंड सो ऑन P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ AN। क्लियर। P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3 एंड सो ऑन P ऑफ AN का बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट है आपकी, लेट
A and B, two events associated with random experiment, ठीक है, random experiment, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 1 तक, क्लियर। सेकेंड, इफ A इज द इवेंट एसोसिएटेड विद द A is event associated with sample space S, clear। तो क्या हो जाएगा, associated with sample space S, the probability of sample space when A has occurred is equal to probability of A when A has occurred, किसके बराबर होगा ये, 1 के इक्वल, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड, A B C B events, 3 events associated with the random experiment where probability of C किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, probability of A union B when C has occurred, क्लियर। तो ये हो जाएगा probability of A when C has occurred plus probability of B when C has occurred minus probability of A intersection B when C has occurred, clear। लेकिन if A and B are two mutually exclusive हो, इसमें भी वही चीज, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B when C has occurred, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when C has occurred plus probability of B given that C has occurred, क्लियर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा when अगर बोला है A and B are two mutually exclusive event, क्लियर। एक और फॉर्मूला होता है probability of A not when B has occurred होगा 1 minus probability of A when B has occurred। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक और फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी A नॉट व्हेन इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट अकर्ड। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B, साथ में नॉट लगा तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या करते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B नॉट, क्लियर। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट कर दो। अब हमें पता है, इसका भी फॉर्मूला पता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कर दो, और नीचे वाला भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर दो। अब इसका भी फॉर्मूला पता है क्या, 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर 1 माइनस P ऑफ B। मतलब कभी ये करने के लिए दिया है तो आपको ऐसे करना है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, P ऑफ A 0.4, P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड, ये दिया है आपके 0.6। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has occurred, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब देखिए, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये दो निकालना है आपको। क्या, कौन सा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्लियर। तो ये कितना दिया है, ये 0.6 दिया है, और ये भी दिया है, तो इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.24। ये नहीं चाहिए था, क्यों, फिर भी निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि इसके लिए अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फर्स्ट जो फाइंड आउट करना है, पहला ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो मैं निकाल चुकी हूँ 0.24, प्रोबेबिलिटी ऑफ B has already occurred 0.8, 24/80,
3 जा मतलब 3/10। क्लियर। सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.a प्लस में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या है ये 0.24, ये हो गया 1.2 और ये हो गया 0.96। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। ए इंटरसेक्शन बी 1/4 पूछा क्या है, देखिए फर्स्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए व्हेन बी हैज अकर्ड, probability of B given that A has occurred, and third probability of A naught given that B has occurred, and fourth probability of A naught when B naught has occurred। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, इंटरसेक्शन भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये फॉर्मूला ओवर नीचे क्या है बी, तो बी वाला 1/3, तो ये हो गया 3/4। क्लियर। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 1/2, तो मतलब 2/4, दैट मीन्स 1/2। क्लियर। नेक्स्ट ये क्या बताया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, वो निकाला है 3/4, 4 माइनस 3 1, 1/4। लास्ट इसका क्या कहा था, अभी कहा था थोड़ी देर पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, और यहाँ 1 माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी और 1 माइनस पी ऑफ बी। क्लियर। ये तो दिया है पी ऑफ बी, 1 माइनस कर दूंगी, ये नहीं दिया है। क्लियर। तो ये कैसे निकालना है आपको, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स थे उसमें सारा करवाया हुआ है। 6 जा 4 जा 12 बना दिया, 3 6 4 10, 10 माइनस 3 7, 7/12 आया, तो मैं यहां डाल दूंगी। क्लियर। 1 माइनस ये कितना निकला मेरा 7/12 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, तो ये 5/12 और 1/3 मतलब 3/3 माइनस 1 कितना हुआ 2/3, तो 3/2 कर दो। क्लियर। कितना हुआ 4, तो 5 4 2 जा 8, आपका फाइनल जो आंसर था इस वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ die is thrown 3 times. Find the probability P of A when B has occurred if A क्या दिया है 4 appears on the third toss. When 4 has occurred third dice, तो मैं मुझे पता है पहले 1 1 4 1 2 4, इसी तरह 1 6 4। क्लियर। थर्ड डाइस में क्या होना चाहिए 4, इसी तरह 2 1 4 6 6 4। ठीक है। ए दिया है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 6 बी दिया है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली, पहले में 6 होना चाहिए, नेक्स्ट में 5 होना चाहिए, ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहले में 6 दूसरे में 5, तो ये तो एक ही होगा 6 1 ऐसे हो जाएगा, 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6। अब देखिए ये कितना है टोटल, ये 6 हो गए और 1 2 3 4 5 6 6 6 का कितना हुआ 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो सैंपल स्पेस है जो टोटल है 36 है इसमें, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल कितने 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या है कॉमन पार्ट, इसमें से कॉमन क्या है कि थर्ड में 4 अपीयर होना चाहिए थर्ड टॉस में, एंड 6 and 5
पहले 6 होना चाहिए पहले टॉस में, दूसरे टॉस में 5 होना चाहिए। तो इसमें एक ही चीज कॉमन होगी, पहले में 6, दूसरे वाले टॉस में 5 एंड थर्ड वाले में 4। तो मतलब कॉमन चीज 6, 5 एंड 4 ही है। अब देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/36, इसकी 6/36, इसकी 1/216, ये कितना है 6/216, 36/216, बट वो नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर probability of A when B has occurred is equal to probability of A intersection B probability of B। अब अगर आप ऐसा करना चाहें कि ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर दूंगी, ये कितने है 1 टाइम है, ठीक है 1 टाइम है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 6 टाइम। आंसर आ गया मेरा। लेकिन कईयों को कई कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर नंबर ऑफ, जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1/216। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये 1 है, टोटल कितने थे 216, यहाँ पे 6 है, टोटल कितने थे 216। तो देखिए कैंसिल हो गया, इसलिए मैं इसी फॉर्मूले से करूंगी हर बार। तो ये कितना है 1 और ये कितना है डायरेक्ट 6। बार बार मतलब मुझे अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स है कि हर बार के लिए ओवर में इक्वल है, जैसे यहाँ 216, यहाँ भी 216, तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, तो ऐसे कर लो, मदर पहले नंबर पे है तो सन फादर को इंटरचेंज कर दो। अब मदर को दूसरे नंबर पे ले जाओ और फादर सन को इधर लेके आओ, फिर से लास्ट में लेगी वो मैं मदर को, इसको इंटरचेंज कर दो। अब एक और होगा कि मदर को बीच में रखो, फादर सन, मदर सन फादर, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। क्लियर? ए एंड बी इवेंट्स दिए है आपके पास। ए दिया है सन ऑन द वन एंड, सन ऑन वन एंड, सन है एक एंड पे, तो एक एंड पे एस लास्ट में, और यहां भी लास्ट में, फर्स्ट में, और यहाँ लास्ट में, और यहाँ फर्स्ट में, ये है ए। क्लियर? सेकंड है फादर इन मिडल, फादर मिडल में दिए, तो मिडल में फादर कहाँ है, एक इसमें है MF और एक SFM, 2 ही है। क्लियर? अब मैं डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी करूंगी, इनमें कॉमन क्या है, ये SFM। मुझे क्या निकालना है, एक पूछा है A when B has occurred, B when A has occurred। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 2/6, तो मैं 2 ही लिखूंगी। क्लियर? टोटल कितने, ये 6 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/, यहाँ भी 2/6 है, तो मतलब 2 ही लिखूंगी। कितना है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has occurred, तो यहाँ भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितने, ये 2 है, 2/6, तो 2 ही लिखूंगी। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने, ये 1 2 3 4, 4/6। क्लियर? तो मतलब 1/2। अभी हमारा कंसेप्ट चल रहा है, अगर डिफिकल्ट लेवल के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हम डेली क्विज के 5 क्वेश्चंस डालते हैं, डेली अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए थोड़ा सा कैसे करना है, 2 डाइस आर थ्रोन, तो मतलब पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखूंगी मैं। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स अपीयर्स हैज द सम 8 if it is known that second die always exhibit 4। जो भी गिवन दिया है उसको मैं क्या ले लूंगी, हमेशा B, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मैं क्या ले लूंगी, A ले लूंगी। तो पहले B से स्टार्ट करती हूँ। इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट या गिवन दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4। तो मतलब क्या, सेकेंड डाई में 4 होना चाहिए, तो 1 4, 2 4, 3 4, 4 4,
5 4 एंड 6 4। सेकेंड डाई में 4 होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स अपीयर्ड हैज द सम 8। सम 8 होना चाहिए। तो 8 के लिए सम कैसे देखते हैं, जैसे 2 6 8 हो गया, पहला इंक्रीज कर दो, दूसरा डिक्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 5 4 कम कर दो 4 5 एंड 3, नेक्स्ट 6 एंड 2। ये है आपका कि सम आपका कितना होना चाहिए 8। अब मुझे पता है कि आपको निकालना है, ये गिवन दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। दैट मीन्स ए यूनियन बी तो निकालो, इंटरसेक्शन बी तो निकालते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन कि सेकेंड डाई में 4 होना चाहिए और सम उसका कितना होना चाहिए 8। सेकेंड डाई में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन सम 8 चाहिए, ओनली दिस। क्लियर? तो 4 एंड 4 सम, क्योंकि आपको 8 चाहिए और सेकेंड डाई में 4 है, दोनों का कॉमन चीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने टाइम से, ये 1/36, क्योंकि डाइस 2 बार थ्रो कर रहे, वो नहीं लिखूंगी, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितना आया ये 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन द 2 डाइस इज 8। सेम क्वेश्चन है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। पहले तो ये लिख लेती हूँ 2 6 3 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 4 5 3 एंड 6 2। बी क्या दिया है, गिवन दैट at least one die does not show 5, at least one die does not show 5, तो काफी है। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि कितने हैं ऐसे जो डाई शो कर रहे हैं, तो वो हो गए, सॉरी 5 शो कर रहे हैं, जैसे 1 5 5 1 2 5 3 5 4 5, इस तरह, ठीक है। 1 5 2 5 3 5 4 5, उसको माइनस कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 5 5, एटलीस्ट उतना 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता था, 5 6, और क्या हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 हो गया, 5 6, कितना हुआ ये 6 और इतना 5 11। मतलब ये है जो शो कर रहे हैं 5 एटलीस्ट, बट मुझे चाहिए जो शो नहीं कर रहे हैं। तो टोटल कितने होते हैं आपके, टोटल होते हैं 36, सैंपल स्पेस 36, 11 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा वो 25। क्लियर? तो बाकी इसको छोड़ के जितने भी बचे वो डज नॉट शो एटलीस्ट 5। क्लियर? क्वेश्चन में है कि आपको ये गिवन दिया है, ये पहले से ही गिवन दिया है, द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई डज नॉट शो 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या होगा 5 नहीं होना चाहिए और सम 8 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 सम है 2 6 और ये 8 है, ये नहीं चाहिए 4 4 और ये 8 6 2, ये होगा इनका कॉमन, क्योंकि 5 नहीं होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो बस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड 3/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 25/36। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are selected at random from 1 to 9. Integers from integer 1 through 9. The sum is, if the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. Sum is even given दिया हुआ है, मतलब इसको क्या लिखूंगी मैं B, sum is even। तो आपको पता है इवन कब आ सकता है, 2 इवन नंबर्स को ऐड कर दो या 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर दो। अब देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये नंबर्स है जिसमें आपके इवन है 2 4 6 एंड 8, ऑड है 1 3 5 7 एंड 9। क्लियर? तो आपको सम इवन चाहिए, पहले ये तो गिवन है दिया हुआ, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है
बोथ द नंबर्स आर ऑड, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड। ये तो बहुत आसान है, कितने नंबर्स है वो, 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स में से 1 2 3 4 5, 5 ऑड है, 1 1 1 3 इस तरह होगा ना, तो मतलब 5 में से 2 नंबर क्या है, ऑड है, क्लियर। और नेक्स्ट सम इज इवन, तो सम इवन तब होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी बता रही हूं मैं अब, सम इवन तब होगा, प्रोबेबिलिटी नीचे भी आएगा, अगर नीचे लिखना है आपको तो कितने नंबर्स है टोटल, 9 है, 9 में से मुझे क्या करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं। और सेम हेयर प्रोबेबिलिटी जब सम इवन होगा तो या तो 2 ऑड नंबर का ऐड कर लो, कितने ऑड नंबर है, 5, तो भी आपका इवन नंबर आएगा, या फिर 2 इवन नंबर को ऐड कर दो, इवन नंबर है 4, उसमें से अगर 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, कैसे 2 4 2 6 2 8 सारा इवन आएगा, तो ये है आपका बी का। तो अगर प्रोबेबिलिटी इसकी भी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 5C2 प्लस 4C2 ओवर 9C2, बट मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये चीज कॉमन है कि नहीं दोनों में, तो मतलब 5C2 ओवर 9C2 लिखना है तो लिखो, अदरवाइज कैंसल आउट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की क्या है, ये वाली 5C2 प्लस 4C2 ओवर 9C2, ये कट। अब सॉल्व करते हैं, 5 2 टाइम्स पीछे जाना है, 4 1 2, और यहाँ भी 5 इंटू 4 1 2, और यहाँ 4 इंटू 3 1 2, या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 10 2 जा 10 2 जा, ये हो गया 6, 10/16, 5 2 जा और 8 2 जा, क्लियर, मतलब 5/8 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट एस ले लेते उसके लिए 0.2, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय ट्राउजर, ट्राउजर के लिए टी ले लेते हैं, ये है आपका 0.3, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट गिवन दैट ही बाइज अ ट्राउजर इज 0.4, मतलब शर्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन ट्राउजर की गिवन दी है, ऐसे हुआ ये 0.4। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय बोथ शर्ट एंड ट्राउजर, निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको इस सिंबल में लिख लेते हैं, ए मतलब शर्ट, बी मतलब ट्राउजर, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। नेक्स्ट लिखा है, also find probability that he will buy trouser given that he buys a shirt, probability of trouser given that shirt की probability, मतलब probability of shirt पहले से ही given है, क्लियर, ये फाइंड आउट करना है, एक ये फाइंड आउट करना है, दिस वन एक ये फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन वाला तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, क्या, probability of shirt when T trouser is occurred, probability of shirt intersection trouser, probability of trouser, क्लियर, ये गिवन दी है कितनी 0.4, और ये इधर लेके आइए ट्राउजर की कितनी दी है 0.3, तो ये हो जाएगा P S इंटरसेक्शन T, दैट मीन्स 4 3 जा 12, 0.12 हो गया। नेक्स्ट, पहला वाला निकल गया, दूसरा probability of T when S has occurred, probability of T intersection S, probability of S, S मतलब शॉर्ट, और इनका इंटरसेक्शन कितना निकाला, अभी निकाला, STTS 0.12, और शर्ट का कितना है 0.2, मतलब 12/20, 6 जा, और ये 6/10 हुआ, और 2 3 जा, और 5 2 जा, तो ये आ गया आपका 3/5। दो और क्वेश्चन करते हैं, ये तब जब आपके एलिमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, एलिमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इक्वली likely,
मतलब क्या है, इक्वली लाइकली का क्या मतलब था कि जितने हेड, अगर मैं एक डाई थ्रो करती हूँ, जितने हेड आने के चांसेस है उतने ही टेल आने के चांसेस है। ये तो इक्वली लाइकली है, लेकिन उसका उल्टा। क्लियर? नॉट। कैसे पता, अभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आगे लिखा है, इफ अ कॉइन शो हेड टॉस इट अगेन। कॉइन अगर हेड देगा तो इसको अगेन टॉस करो तो क्या हो जाएगा, या तो एच आएगा फिर से, या तो फिर टेल आएगा। टॉस इट अगेन तो या तो एच या तो टेल। तो मतलब क्या बना ये, एच 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 टी। क्लियर? सिमिलरली इफ टेल, बट इफ इट शो टेल देन थ्रो अ डाई। अगर टेल आएगा तो डाई थ्रो करो। तो डाइज में तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या बना सैंपल स्पेस, एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 T6। क्लियर? ये है आपका सैंपल स्पेस। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने टेल आने के चांसेस है उतने ही 6 आने के चांसेस है, ऐसा नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके लिए टोटल सैंपल स्पेस कितना 6 होता है, और यहाँ पे कितना है 2 है। कैसे? अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P ऑफ एच, तो H आने के कितने चांसेस है, 1। आपको पता है कितना होता है सैंपल स्पेस, या तो H या तो T। टोटल कितना है 2 है, और H आने के, हेड आने के लिए 1/2 प्रोबेबिलिटी, और यहाँ भी इसकी 1/2, तो कितना हुआ 1/4। सिमिलरली अगर इसका निकालना है H और T, तो हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, 1/4। जहां एच टी है उनका 1/4 ही होगा। बट देखिए यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इसकी निकालनी है, तो टेल तो पता है 1/2 ही होगा, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस 2 है और 1 टेल होगा, तो 1/2। लेकिन 2 के आने की चांसेस, डाई को थ्रो किया तो कितने सैंपल, कितना है टोटल 6 है, तो लेकिन 2 के आने के चांसेस कितने हैं 1, तो 1/6 कितना हुआ टोटल 1/12। सिमिलरली इसको कितने, इसमें से कोई भी ले लो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 ले लिया, तो ये होगा 1/2, और 5 के चांसेस, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/12। समझ गए? क्लियर? तो अगर मुझे अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, क्वेश्चन में आगे देखिए, ये आप इतना समझ गए होगे। क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये तो आपका ए होगा, डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, T5 एंड T6, T5 एंड T, इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट एक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 टेल, तो मतलब एच टी, T1 सैंपल स्पेस से उठा लू, T2 T3 T4 एंड T5 T6। एटलीस्ट 1 टेल, 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, जितने भी है। अब आपको पता है A इंटरसेक्शन B निकालना है। कॉमन क्या है इसमें, ये T5 एंड T6। मुझे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था कि आपके नंबर ग्रेटर देन 4 होने चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, वो क्या दिया है एटलीस्ट टेल, ठीक है 1 टेल। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कितने हैं टोटल, अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये 2 आ गया, 2 बाय और प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो अब क्या करूंगी मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसका था T 1/2 और इसका है 1/6। सिमिलरली प्लस इसका 1/2 और इसका 1/6, 6 आने के चांसेस, 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब देखिए इसका 1/2 इसका 1/2 कितना हुआ 1/4, इसका
देखिए टी और 1 का, T1 T2 का कितना है 1/12 1/12, क्योंकि इसका 1/2 होगा, इसका 1/6 होगा, कितना 1/12। आगे 1 2 3 4 5 6, तो मैं डायरेक्ट 6 टाइम ऑफ 1/12 लिखती हूँ। ये भी 1/12, ये भी 1/12, तो 2/12। और ये 1/4 कितना हुआ, ये 1/2। क्लियर, तो 1/6 और एलसीएम कर दो 3/4, लास्ट 1/6 4/3, 2 जा और 3 जा, लास्ट है 2/9 आपका फाइनल आंसर। अभी भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप ऐसे मत लिखिएगा कि आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3, सॉरी कितना ये 2 ओवर टोटल कितने हैं, टोटल क्योंकि इक्वली लाइकली है ही नहीं। क्लियर, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 नहीं आएगी। क्लियर, तो जब भी आपके एलिमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, तो आपको ऐसे करना है, अलग अलग से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक और करते हैं, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, थ्रो द डाई अगेन। मतलब अगर 3 के मल्टी डाई थ्रो करते हैं तो कितना 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 ये डाई के लिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आए, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 और 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। तो मतलब फिर से करेंगे तो इसके लिए भी 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली इसका 1 2 3 4 5 6, मतलब कैसे आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे सैंपल स्पेस। सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। नेक्स्ट क्या है, इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ कॉइन। एनी अदर नंबर क्या बचे, एक बचा 1, एक बचा 2, एक बचा 4, एक बचा 5। क्लियर, मल्टीपल ऑफ 3 जो नहीं है, तो आपको क्या करना है, टॉस करना है, टॉस अ कॉइन। तो यहाँ या तो हेड आएगा, टेल आएगा। सिमिलरली हेड टेल, इसके लिए भी हेड टेल। तो कैसे सैंपल स्पेस, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, ये सारा मिला के टोटल सैंपल स्पेस है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कॉइन शो अ टेल। ए है मतलब कॉइन शो और टेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ उसको मैं हमेशा ए ले लेती हूँ। ठीक है, कॉइन शो टेल तो मतलब 1t 2t 4t एंड 5t, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। टेल सिर्फ 1 2 4 एंड 5 में है। सेकंड, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो अ 2। क्या दिया है, एटलीस्ट 1 डाई शो अ 2, तो यहाँ भी 2 है, 3 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ 6 2 एक बार आएगा क्योंकि 2 चाहिए। सिमिलरली बाकी में 2 नहीं आएगा, 2 हेड भी होगा एंड 2 टेल भी होगा, मतलब एटलीस्ट 2 होना चाहिए। क्लियर, अब क्या करेंगे, कॉमन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा 2 टेल, 2 भी होना चाहिए, टेल भी होना चाहिए। क्लियर, 2 भी होना चाहिए, टेल भी होना चाहिए, एक ही है इसमें कॉमन। अब मुझे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। तो अब वो नहीं करना है कि 1 2 3 4 4 ओवर कि 1 ओवर 4। क्लियर, क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ 2 है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब डाई थ्रो करेंगे 1 ओवर 6। ये किसकी क्या होगी, अगर 1 ओवर 6, और टेल की क्या होगी, हेड और टेल 1 ओवर 2, तो मतलब कितना हुआ ये 1/12। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए 3 2, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 ओवर 6, यहाँ भी कितनी होगी 1 ओवर 6, 1 ओवर 6 1 ओवर 6, प्लस इसकी भी 1 ओवर 6 2 1 ओवर 6, सेम 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई, हेड है तो 1/2 प्लस 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे हुआ। तो क्या हुआ ये 1/36,
1 by 36, 1 by 12, 1 by 12, 2 by 36, 2 by 12. क्लियर? 3 से कर दो तो 6 और 2 8, 8 over 36. क्लियर है? तो यहां डाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 8 over 36. फाइनल कितना हो जाएगा? 1 by 12, 36 over 8. तो 9 4 जा 4 2 जा. क्लियर? और कर सकते हैं 3 3 जा 3 4 जा. फाइनल इज 3 by 4 2 जा 8. फाइनल आंसर इज 3 by 8. क्लियर? जब आपके एलिमेंट्स आपके नॉट इक्वली लाइकली हो गए तो आपको ऐसे करना है. आज के लिए इतना ही. आप डेली प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड. क्लियर? कंसेप्ट एंड क्वेश्चन. बाकी ये बेसिक चल रहा है. धीरे धीरे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम सिलेबस अभी पूरा नहीं है किसी टॉपिक का, जैसे सर्कल या किसी, तो हम पहले बेसिक करा रहे हैं, धीरे धीरे सिलेबस पूरा होगा. क्लियर? बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए. डेली 5 क्वेश्चन देते हैं हम आपको, क्विज अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है? और अपनी परफॉर्मेंस देखिए. चलिए, जिसने मेरा वीडियो या जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे. थैंक यू वेरी मच.